डीडी किसान, बदलते भारत की शान। धरती को सींचा है जिसने पसीने से, उस अन्नदाता को, उसके हाथों को सलाम है, झुककर उसे प्रणाम है। जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान, जय अनुसंधान। दोस्तों, आज का अपना कमोडिटी एक्सपर्ट कई मायनों में खास है। क्या आप जानते हैं कि केवल हथियारों से ही सरहदों पर जंग नहीं लड़ी जाती, कृषि उत्पादों से भी बड़ी बड़ी लड़ाइयां लड़ी जाती हैं। और फूड यानी कृषि उत्पाद जो किसान पैदा कर रहा है, उसे भी हथियार के तौर के ऊपर प्रयोग में लाया जाता है। मैं आपको लेकर के चलना चाहूंगा साल 1965-66, या यूं कहें कि 1960 के दशक का वो काल देश के लिए बहुत ही खतरनाक काल था। पहले भारत पाकिस्तान का युद्ध साल 1965, हालांकि उससे ठीक 3 साल पहले भारत एक और त्रासदी, एक और युद्ध झेल चुका था, भारत और चीन का युद्ध 1965। भारत पाकिस्तान का 1965 का यह युद्ध हुआ, इसने भारत को दर्द तो दिया ही दिया, बहुत भयंकर दर्द दिया। वहीं इस युद्ध ने भारत को नई सोच की तरफ भी बढ़ा दिया। देश में हरित क्रांति लाने की यहां पर सोच पैदा हुई, और यह सोच एक लाइन से पैदा हुई, इफ एग्रीकल्चर गोज रॉन्ग, नथिंग एल्स विल गो राइट। यानी कि अगर देश के अंदर में कृषि आपकी सही दिशा में नहीं है, तो देश में कुछ भी सही नहीं है। डॉक्टर स्वामीनाथन, जी हां, यह लाइन डॉक्टर स्वामीनाथन की दी हुई लाइन है। ये कृषि वैज्ञानिक जिन्हें साल 1987 में वर्ल्ड फूड पुरस्कार से नवाजा गया, और इसी पुरस्कार को कृषि नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है। डॉक्टर स्वामीनाथन वो शख्सियत जिन्हें हम इंटरनेशनली ट्रेंड और नेशन को समर्पित कह सकते हैं, यानी कि जिनकी शिक्षा दीक्षा विदेशों में हुई, इंटरनेशनली ट्रेंड वहां हुए, और उन्होंने अपनी पूरी सेवाएं जो उन्होंने विदेशी धरती पर सीखा, उसे भारत में इंप्लीमेंट किया। वो वापस भारत आए, यानी कि देश को समर्पित। देशवासियों के लिए उन्होंने अपने आप को समर्पित किया, देश की कृषि के लिए उन्होंने अपने आप को समर्पित किया। क्या वजह रही? जो व्यक्ति आईपीएस बनने जा रहा था, जो व्यक्ति पुलिस सेवाएं करने जा रहा था, अचानक कृषि वैज्ञानिक कैसे बन जाता है? इस पर हम आप चर्चा करेंगे। आज का पूरा शो डेडिकेटेड होगा प्रोफेसर स्वामीनाथन पर। अब देश की स्थिति को कैसे उन्होंने बदला, क्या विचार वो लेकर के आए, और कैसे आज हमारे देश का अन्नदाता केवल भारत के लोगों का ही पेट नहीं भर रहा, बल्कि विश्व का पेट भरने में सक्षम हो गया है। इस पर आज पूरी चर्चा होगी, लेकिन उससे पहले यह हमारी खास रिपोर्ट। उन्नीस 1960 के दशक की बात है। आजादी मिलने के बाद भारत अपने पैरों पर खड़ा होने की कोशिश कर रहा था कि देश में खाद्यान्न का संकट उत्पन्न हो गया। कृषि प्रधान देश होने के बावजूद सरकार को लोगों का पेट भरने के लिए बाहर से अनाज मंगवाना पड़ता था, जिससे दुनिया के सामने भारत की छवि अच्छी नहीं बन पाई। ऐसे में एक शख्स खड़ा हुआ और उसने देश ही नहीं दुनिया का पेट भरने का बीड़ा उठाया। इस शख्स का नाम था प्रोफेसर एम एस स्वामीनाथन।
वही स्वामीनाथन जिन्हें भारत में हरित क्रांति का जनक माना जाता है। विशेषज्ञों का कहना है कि अगर देश में हरित क्रांति न होती तो लाखों लोग भुखमरी का शिकार हो सकते थे। प्रोफेसर स्वामीनाथन ने हरित क्रांति को हमेशा के लिए हरित क्रांति में परिवर्तित करने का विचार प्रस्तुत किया। ये विचार वैश्विक आबादी को जलवायु परिवर्तन और सतत आहार की चिंताओं से दूर करने के रूप में देखा जाता है। 1999 के दौरान टाइम पत्रिका ने उनका नाम महात्मा गांधी और रविंद्रनाथ टैगोर के साथ भारत के 3 सबसे प्रभावशाली व्यक्तियों में शामिल किया। वो भारत की खाद्य सुरक्षा को लेकर चिंतित थे। इसके लिए उत्पादन और उत्पादकता दोनों बढ़ाना जरूरी था, खासतौर से चावल और गेहूं पर। स्वामीनाथन का जन्म 7 अगस्त 1925 को तमिलनाडु के कुंभकोणम में हुआ। पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने कटक स्थित केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान में काम किया और उसके बाद दिल्ली के भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान यानी पूसा आ गए। यहाँ पर भी वो चावल पर काम करना चाहते थे, लेकिन तत्कालीन निदेशक ने उन्हें गेहूं पर काम करने का आदेश दिया। इसके बावजूद प्रोफेसर स्वामीनाथन का चावल के प्रति प्रेम कम नहीं हुआ। अपने अनुसंधान और गांव-गांव भ्रमण के दौरान उन्होंने पाया कि बासमती चावल बहुत ही शानदार है और इसमें दुनिया भर के बाजार को बदल देने की क्षमता है। इसी क्षमता के दोहन के लिए उन्होंने बासमती की अधिक पैदावार और उत्तम गुणवत्ता वाली किस्में तैयार करने का एक कार्यक्रम चलाया। ये स्वामीनाथन के विजन का परिणाम है कि आज भारत दुनिया भर में बासमती का सबसे बड़ा निर्यात बनकर उभरा है। 2023-24 के दौरान भारत ने 52 लाख टन से भी अधिक बासमती चावल का निर्यात किया, जिससे देश को 5,800 मिलियन अमेरिकी डॉलर प्राप्त हुए। 28 सितंबर 2023 को 98 साल की उम्र में प्रोफेसर स्वामीनाथन इस दुनिया को छोड़कर चले गए। लेकिन भारत में जब भी खाद्य सुरक्षा की बात होगी तो स्वामीनाथन को जरूर याद किया जाएगा। और इस चर्चा में हमारे साथ जो पैनल जुड़ रहा है, जिन्होंने प्रोफेसर स्वामीनाथन के साथ में ना सिर्फ नजदीकी से काम किया है, बल्कि उस विचारधारा को और उनकी जो लिगेसी है उसको बढ़ाने में अहम योगदान दिया है। हमारे साथ 3 खास मेहमान इस समय पर पैनल में मौजूद हैं। हमारे साथ डॉक्टर वीपी सिंह साहब मौजूद हैं। आप पद्मश्री अवॉर्डी हैं, फॉर्मर प्रिंसिपल साइंटिस्ट एंड प्रोग्राम लीडर राइस के। आपका स्वागत है डॉक्टर साहब। हमारे साथ में डॉक्टर अजय शर्मा जी हैं। आप खास जानकार हैं बासमती चावल के। इसके साथ ही हमारे साथ में डॉक्टर वाईएस शिवाय इस समय पर हमारे साथ में मौजूद हैं। डॉक्टर साहब आपका स्वागत है। आप प्रिंसिपल साइंटिस्ट एंड प्रोफेसर डिवीजन ऑफ एग्रोनॉमी ICAR इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट पूसा से बिलोंग करते हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले डॉक्टर वीपी सिंह जी आपके पास आऊंगा, क्योंकि आज चर्चा जो हो रही है, आज हम मार्केट के ऊपर पे डिस्कशन नहीं कर रहे, आज हम फ्यूचर के ऊपर पे डिस्कशन कर रहे हैं। एक समय हमने देखा 1965, उससे पहले हमने देखा 1943, जब देश के अंदर में इतनी जाने गई भूखमरी से। उस भूख को, उस दर्द को डॉक्टर स्वामीनाथन ने देखा, करीब से देखा, और अपना IPS बनने का जो सपना था, जो विचार था, उसको त्यागा और कृषि साइंटिस्ट बनने वो निकल चुके। अब की स्थिति क्या कहती है? और दूसरा, उस ग्रीन रेवोल्यूशन से जो इस समय पर प्रॉब्लम क्रिएट हुई है, मैं उस पर भी ध्यान दूंगा, अंकित करूंगा, क्योंकि उस समय ग्रीन रेवोल्यूशन ने पेस्टिसाइड्स, केमिकल्स रेवोल्यूशन लेकर के आए, क्योंकि केमिकल्स ने ही एकदम अचानक से प्रोडक्शन के अंदर में ग्रोथ लाई। अब क्या आपको यह लगता है कि वही केमिकल आपकी एग्रीकल्चर ग्रोथ के अंदर में एक बैरियर का काम कर रहे हैं? ये मैं कोई जहाँ भी जाता हूँ, ये चर्चा हमेशा केमिकल पर आती है और सभी कहते हैं कि भाई केमिकल खराब हो गए हैं, केमिकल ने सब कुछ कर दिया है, प्रदूषण हो गया है। कोई भी देश दुनिया में बिना केमिकल्स के खेती नहीं कर रहा है। विशेष बात यह आती है हम उनका इस्तेमाल किस तरह से कर रहे हैं। ओके।
जो टेक्नोलॉजी दी गई है और जो टेक्नोलॉजी किसान अपने खेत में करते हैं, उसमें धरती आसमान का फर्क है। मैं खुद किसानों के खेतों में गया हूँ, मैंने सब कुछ देखा है और टेलीविजन पर ये बात मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि हमारे यहाँ जो गलत दवाइयाँ बिकती हैं उसके बारे में हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं। जो दवाई बेचने वाले हैं वो अपने लाभ के लिए किसानों को एक के बदले 4 दवाई देते हैं और किसान को अपनी फसल बचानी है, उसे हर हालत में अपनी फसल बचानी है और उस बचाने के लिए यदि हम चारों भी किसान हों तो हम भी तो अपनी फसल बचाना चाहेंगे ना। बिल्कुल बिल्कुल, निश्चित। उस स्थिति में हम क्या करते हैं कि जो वो हमें बता देता है हम पहले वो करते हैं और उससे हमारा खर्चा बढ़ता है, उससे हमारा धरती का प्रदूषण, पानी का प्रदूषण, वायु प्रदूषण, वो उसके लिए जिम्मेदार है, उसके लिए टेक्नोलॉजी जिम्मेदार नहीं है, जो लोग समझ नहीं पाते हैं। हमने एक दौर ये देखा 1965 के आसपास का, जब चावल का जो प्रोडक्शन था 120 लाख मीट्रिक टन के आसपास का था। आज तकरीबन हम 1400 लाख मीट्रिक टन के आसपास पहुंच गए हैं। यानी एक किस्म से देखा जाए तो 10 गुना से भी ज्यादा का प्रोडक्शन हमने ले लिया है। क्या आपको लगता है ये रफ्तार कंटिन्यूएशन के अंदर रहेगी? जमीन के ऊपर, मिट्टी के ऊपर कोई दबाव नहीं, निश्चित तौर के ऊपर पे आज हम सक्षम हैं विश्व का पेट भरने के अंदर। लेकिन क्या आपको यह भी लगता है कि अब रिवर्स साइकिल चल पड़ी, क्योंकि अब दिमाग जो है और सरकारें जो हैं वो ये कहने लगी हैं कि पेस्टिसाइड का प्रयोग कम करिए, ऑर्गेनिक की तरफ आप वापस लौटिए। जो साइंटिस्ट हैं उनका एक्चुअल वर्क 70s में शुरू हुआ। उनका भरपूर इस्तेमाल जो मैंने देखा कहीं पर भी, यानी एग्रीकल्चर में, मेडिसिन में 70s में शुरू हुआ। ठीक है। गवर्नमेंट ने इसको एक चैलेंज माना और डिपेंडेबिलिटी कम करने के लिए, दुनिया पे से डिपेंडेबिलिटी कम करने के लिए, डिपेंडेबिलिटी क्यों कम करने के लिए, क्योंकि मैंने खुद देखा राशन की दुकानों पे एनिमल फीड कैटेगरी का गेहूं आता था और 1962 तक इजिप्ट से IRA टाइप का टुकड़ा आता था। अब साइंटिस्ट जो हैं, अब स्वामीनाथन जी की, प्रोफेसर स्वामीनाथन जी की बात करें, बेसिक उनका जेनेटिक्स था। उन्होंने नई वैरायटीज को जन्म दिया। शुरुआत में उन्होंने अमेरिका से बहुत हेल्प ली। कुछ साइंटिस्ट के नाम आते हैं, वो मुझे याद नहीं है। जो भी है, हमारे को प्रोफेसर स्वामीनाथन एज ए गॉड फादर, उनको याद करना चाहिए कि उन्होंने एक सोच दी। उस सोच के आधार पर आज भी उस सोच के आधार पर टेक्नोलॉजी बदल गई है, साइंस बदल गई है, नए लड़के आ गए हैं, लेकिन बेसिक्स मेरे हिसाब से वही है। मैं जुड़ा रहा हूँ पूसा के साथ। डॉक्टर VP सिंह के टाइम से मैं थोड़ा थोड़ा जुड़ा हुआ था। तो उस हिसाब से जो रिसर्च हुई, खाली रिसर्च नहीं हुई, किसानों ने उसको अडॉप्ट किया कि किसान की मेहनत और साइंटिस्ट के ब्रेन का जो कॉम्बिनेशन है ना, वो रंग लाया। तो अगर हम सबको देखें तो आज भी हमारे पास करीब 300 लाख टन चावल फालतू है, जो कि हम दुनिया में नंबर 1 और 30% का कंट्रीब्यूशन करते हैं एक्सपोर्ट। डॉक्टर शिवाय, इफ एग्रीकल्चर गोज रॉन्ग नथिंग एल्स विल बी राइट। कितना सहमत हैं? क्या आपको लगता है कि आज हमारी कृषि सही डायरेक्शन में जा रही है या अभी भी उसको कहीं कहीं दुरुस्त? देखिए, प्रोग्रेसिव रिपोर्ट्स जो है, प्रोग्रेशन जो है वो तो ऑलवेज रहेगी, आपको प्रोग्रेसिव बनना ही पड़ेगा। लेकिन इस समय की जो स्थिति है वो क्या कहती है? क्या हम लेगेसी प्रोफेसर स्वामीनाथन की कैरी कर रहे हैं? देखिए, बिल्कुल आपने बहुत ही अच्छा सवाल पूछा है। जो उन्होंने स्टेटमेंट दिया था वो आज भी रिलेवेंट है और आगे भी रिलेवेंट रहेगा जी। क्योंकि हर एक का जो है जीवन में जो 3 टाइम का भोजन है वो कृषि से आता है। बिल्कुल।
और यदि कृषि में कुछ भी गलत हो जाता है और भोजन की उपलब्धता नहीं होती है, आप किसी घर में देख लीजिए, किसी सिटी में देख लीजिए, किसी स्टेट में देख लीजिए, किसी कंट्री में देख लीजिए, जहाँ पे खाद्यान्न की कमी है। तो एग्रीकल्चर अभी भी मानसून पर डिपेंडेंट है, लेकिन जो हमारी प्रोफेसर स्वामीनाथन साहब की लेगेसी है वो अभी भी रिलेवेंट है और आगे भी रिलेवेंट रहेगी। आगे भी relevant क्योंकि साइंस बेस्ड जो इनोवेशन है, जो नई नई वैरायटी निकालना और फिर उनकी जो है हम नई वैरायटी, हम ऐसा नहीं है कि सभी के लिए कॉमन होती हैं, हर एक इकोलॉजी के लिए, अलग अलग रीजन के लिए, अपलैंड, लोलैंड, रेन फेड, इंटरक्रॉपिंग के लिए, इंटेंसिव क्रॉपिंग सिस्टम के लिए अलग अलग निकालने की जरूरत पड़ती है। तो इस तरीके से हमारा खाद्यान्न का उत्पादन बढ़ रहा है और आगे भी बढ़ेगा। लेकिन हमको, जैसे आप पूछ रहे थे अभी शर्मा जी से कि हमको जो है ऑर्गेनिक की तरफ जाना चाहिए या केमिकल की तरफ, तो मैं यहाँ ये जोड़ना चाहूँगा, क्योंकि स्वामीनाथन साहब भी बाद में ये, जैसे शुरू में तो उन्होंने वैरायटी के ऊपर ही ज़्यादा जोर देते थे, लेकिन बाद में अपनी उन्होंने थोड़ा डाइवर्ट किया, उन्होंने प्रॉपर सस्टेनेबिलिटी की बात की, उन्होंने सॉइल हेल्थ की बात की, उन्होंने इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन की बात की। तो हमको जो है, मेरी समझ से जो है कि इंटीग्रेटेड अप्रोच अपनाने की ज़रूरत है कि हम जैविक भी खाद डालें और हमारे बायो फर्टिलाइजर भी हों, इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर भी हों, लेकिन वो जुडिशियसली हों। ऐसा नहीं है कि हम एक चीज़ को बहुत ज़्यादा एक्सेसिवली यूज कर रहे हैं, दूसरी चीज़ को हम नेगलेक्ट कर रहे हैं। और हमारे जो खाद्यान्न की उपलब्धता है हर एक आदमी को हमारे देश में, वो भी होनी चाहिए। और उपलब्धता हमारे देश में नहीं, बल्कि हमारे को फॉरेन मनी को अर्न करने के लिए एक एग्रीकल्चर हमारा बून हो सकता है। आत्मनिर्भर होने के साथ साथ में एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं, और अपनी टर्म्स एंड कंडीशन पे हम एक्सपोर्ट करेंगे। प्रोफेसर स्वामीनाथन साहब का जो विजन था और उनका इम्प्लीमेंटेशन तय था, और जो उनकी पॉलिसी एडवोकेसी थी कि साइंस बेस्ड इनोवेशन होना चाहिए, ऐसे ही नहीं, साइंस के बेस पे हम आगे बढ़ें, एग्रीकल्चर को लेके जाएं, इन्वायरमेंट को प्रोटेक्शन रखें और सोयल हेल्थ का भी कंसीडर करें। इसीलिए जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान और अब जय अनुसंधान भी इसके अंदर में जुड़ा है। एग्रीकल्चर में अभी क्या और रिसर्च डेवलपमेंट्स हैं, इस पर हम चर्चा करेंगे, और साथ ही साथ एग्रीकल्चर के अंदर में भविष्य को भी ढूंढने की कोशिश करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे। आने वाले अगले 10 साल कृषि के क्षेत्र के अंदर में क्या बदलाव लेकर के आ रहे हैं। ब्रेक के उस पार। नवाचारी और नवोन्मेषी शिक्षा व्यवस्था से युवाओं की आशाओं को नई उड़ान दे रहा है नया उत्तर प्रदेश। ग्रामीण परिवेश हो या फिर नगरीय क्षेत्र, गुणवत्ता युक्त शिक्षा बनी है नए उत्तर प्रदेश की पहचान। स्कूल चलो अभियान और शारदा प्रोग्राम जैसे अभिनव प्रयासों से ड्रॉप आउट दर में आई है उल्लेखनीय गिरावट। ऑपरेशन कायाकल्प और टैबलेट वितरण जैसे कदमों से डिजिटल शिक्षा को मिले हैं नए आयाम। बेसिक शिक्षा से हायर एजुकेशन तक शिक्षा में उठाए गए अभूतपूर्व कदमों से हुआ है एजुकेशन का ट्रांसफॉर्मेशन। अंत्योदय और बिना किसी भेदभाव के सबको समान शिक्षा का अधिकार बना है युवाओं के उज्जवल भविष्य का आधार। वर्ष 2017 के बाद डबल इंजन सरकार के अभिनव प्रयासों ने नए उत्तर प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था में किया है युगांतकारी ट्रांसफॉर्मेशन। समान शिक्षा का अधिकार, डबल इंजन सरकार। टैक्स टाइमली, ये तना छेदक और पत्ता लपेटक को जड़ से मिटाए, कम मात्रा में भी लंबे समय तक। डेढ़हाट और सफेद बालियों पर दे बेहतरीन नियंत्रण। ट्रॉपिकल एग्रो का 3 सक्रिय तत्वों वाला टैक्स टाइमली, धान सुरक्षित, आप निश्चिंत। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है। चर्चा जारी है। आज हम डॉक्टर स्वामीनाथन पर चर्चा कर रहे हैं। डॉक्टर स्वामीनाथन एक वो चेहरा, एक वो नाम जिनकी तुलना उस समय के कार्यकाल के अंदर में, टाइम्स की रिपोर्ट जब उस समय पर आई उनके टाइम टेन्योर के अंदर में, ऐसी क्या घटनाएं जो आपको लगता है कि उनके जीवन के चरित्र को और ज्यादा प्रकाशित कर रही हैं। लेकिन इसकी शुरुआत कैसे हुई, कैसे ये प्रोसेस आगे बढ़ा? वैसे तो उन पर बहुत सारी पुस्तकें लिखी गई हैं, बहुत सारे प्रोग्राम बने हैं और समय समय पर बहुत सारी फिल्में भी आई हैं जी। लेकिन कुछ बातें जो हमें उनका दोहराना आज, क्योंकि उनके 100 साल पूरे हो रहे हैं,
लेकिन मैं उनके बारे में एक बात मोटी सी ये बताऊंगा कि एक तो वो जन्म से वो एक बहुत ही बुद्धिमान बच्चा पैदा हुआ और एक बहुत ही अमीर घर में उसका जन्म हुआ। उनके पिताजी जो है वो कुंभकोणम में सर्जन थे और उस शहर के वो मेयर टाइप की उनकी जिम्मेदारी थी। वहाँ का विकास, पढ़ाई का भी, उनके इंडस्ट्री का भी, सब कुछ का भी वो अपने उसमें देख रहे थे। और जब वो उनका स्वर्ग सिधार हुआ तब प्रोफेसर एम एस स्वामीनाथन केवल 11 साल के थे। जो है पढ़ाई और की और उनको आईपीएस के लिए सब कुछ के लिए हो गया। लेकिन चूंकि उन पर जो है उस समय का पूरा, क्योंकि वो इतने जुड़े हुए थे, उनका परिवार इतना आगे बढ़ा हुआ था, पढ़े लिखे थे, वो समाज की कमियों को क्या होना चाहिए, उसको कैसे सुधार होना चाहिए, कैसे बढ़ना चाहिए, इन बातों को ध्यान में रखते हुए और सब कुछ, जैसे आपने खुद ही बताया कि वो 1943 का अकाल था, भूखमरी थी और भूखमरी सब दूर होती थी, पूरे एशिया में भूखमरी होती थी। इवन आपके अमेरिका में 1929 में उसमें जो सब कुछ हुआ, स्लो डाउन हुआ, वो सब कुछ वहाँ भी हुआ जी। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने ये तय कर लिया कि मैंने तो कृषि विज्ञान को पढ़ना है। और वो कृषि विज्ञान को पढ़ने के बाद उन्होंने कोयम्बतूर कॉलेज में अपना एडमिशन लिया और वहाँ से वो आगे अपनी पढ़ाई करने के लिए, जिसे हम आजकल ज़्यादातर हम किसान भाई पूसा इंस्टीट्यूट जो है कहते हैं, वहाँ पर आए और पूसा में देखे आके हाँ भाई कुछ यहाँ पर है। तो यहाँ से उन्होंने जो पढ़ाई की, उन्होंने पढ़ाई बहुत ही अच्छी पढ़ाई की। कहूँगा कि जो उनके गाइड थे, जिनका मार्गदर्शन में हुआ, वो थे लेट प्रोफेसर हरभजन सिंह। इतनी अच्छी पढ़ाई की कि उनका विदेश में एडमिशन हो गया। अमेरिका में फेलोशिप मिली, वहाँ पर जाके उन्होंने आलू पर काम किया और वो आलू पर ऐसा काम किया कि बहुत उसे वैज्ञानिक भी नहीं जानते हैं, लेकिन वो विशेष काम था। जैसे ही वहाँ से वापस आए, उनको जो है, जिसे हम आजकल कहते हैं नेशनल रिसर्च इंस्टीट्यूट, वहाँ पर उनको धान में काम करने का मौका मिला। उनको धान में बड़ी विशेषता थी, वो धान में काम करना चाहते थे। तो उन्होंने क्या किया, अपने विद्यार्थियों के द्वारा धान में काम करना शुरू किया। ठीक है। इस बीच में क्योंकि वो क्या थे, विदेश के भी वैज्ञानिक उनसे सीधे मिलने डिवीजन ऑफ जेनेटिक्स में आया करते थे। मैं यहाँ 3-4 लोगों का नाम जरूर लेना चाहूँगा। हाँ। डॉक्टर बीपी पॉल, भारत रत्न डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन और डॉक्टर ए.बी. जोशी, डॉक्टर आत्माराम भैरव जोशी एंड डॉक्टर हरिकृष्ण जैन, H.K. जैन। इन तीनों का मैं बताऊं, जब तक हम विज्ञान की बात की डॉक्टर शिव ने, वो बड़ी विशेष है। बगैर विज्ञान के हम कुछ नहीं कर सकते। यदि विज्ञान होगा तो हम जो हमारे सामने चैलेंजेज आएंगे, जो समस्याएं आएंगी, उनका हमें समाधान मिल जाएगा। वो ब्रेक के बाद आऊंगा, वक्त हो गया यहाँ पर एक ब्रेक का। कहने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन हमारे पास भी समय की थोड़ी सी पाबंदी है। ब्रेक के उस बात से लौटते हैं। टैक्स टाइमली ये तना छेदक और पत्ता लपेटक को जड़ से मिटाए, कम मात्रा में भी लंबे समय तक। डेढ़ाट और सफेद बालियों पर दे बेहतरीन नियंत्रण। ट्रॉपिकल एग्रो का 3 सक्रिय तत्वों वाला टैक्स टाइमली, धान सुरक्षित, आप निश्चिंत। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है। डॉक्टर अजय, आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि डिस्कशन के दौरान में बहुत सारी चीजें पता चली, क्या आपको लगता है कि अब हम उस लेवल पर आ गए हैं जहां पर दोबारा से एग्रीकल्चर के ऊपर पर रीथिंक करने की आवश्यकता है? जो प्रोफेसर स्वामीनाथन जी ने अपनी लेगेसी दी, अब चूंकि प्रोग्रेस तो करनी है हर जगह पर, अब इंटरनेशनल मार्केट के स्टैंडर्ड्स बदल रहे हैं समय के मुताबिक। उनको चैलेंज के तौर के ऊपर पे आप कैसे देखते हो, और क्या लगता है आपको इस लेगेसी को किस तरीके से आगे बढ़ाया जाए? मैंने गवर्नमेंट्स के साथ, स्टेट गवर्नमेंट्स के साथ अपने डिफरेंट लेक्चर्स में, उड़ीसा में भी, मध्य प्रदेश में भी, बिहार में भी, हरियाणा में, पंजाब में, गुजरात में जो गवर्नमेंट के साथ प्रोग्राम्स किए थे, उसमें यही बताने की कोशिश की कि गवर्नमेंट अभी कोई इनिशिएटिव नहीं ले रही है। अभी भी देश के करीब
30 से 39% डिफरेंट रिसर्च निकल कर आई हैं डिफरेंट लेवल्स पे, वो बीज का उपयोग ही नहीं कर रहे हैं। यानी हम 21वीं सदी और फलाना सदी और ये वो की बात करते हैं, लेकिन अभी तक हम ये कोई प्रोग्राम नहीं चला पाए कि छोटा फार्मर जिसके पास 2 एकड़ से नीचे ज़मीन है उसको बीज की फैसिलिटी मिल सके। जब तक गवर्नमेंट इनिशिएटिव नहीं लेगी, इसमें क्या होगा कि गवर्नमेंट के पास फंड नहीं होते या मिसयूज़ होता है, तो हमने गवर्नमेंट को ये सजेशन दिया है कि एक बड़ा कैंपेन चलाया जाए देश भर में, जैसे पापड़ लिज्जत पापड़ की आवाज़ उठती है, ऐसे एक स्लोगन निकाला जाए और उस पर चलाया जाए छोटा सा 30 सेकंड से, और उसमें जो ग्रामीण महिलाएं हैं उनको है ना बीज बनाना सिखाया जाए, जो कि एक बड़ा सिंपल सी चीज़ है। BDF से हमने करीब ऐसी 20-25 हमने है ना ऑर्गेनाइज की थी, जिससे कि लोगों ने सीखने की कोशिश की वेस्टर्न यूपी में। ठीक, डॉक्टर शिवाय आपसे एक रिएक्शन लूंगा क्योंकि समय की भी बड़ी पाबंदी है। हाँ, यस कि जो अभी डॉक्टर साहब ने कहा कि जो गांव की जो महिलाएं हैं उनको अब सीड डेवलपमेंट करवाई जाए। सीड का महिलाओं का योगदान तो एग्रीकल्चर के अंदर बहुत है, लेकिन सीड विलेज या सीड हब बनाने की जरूरत है कि जहाँ पे हम ऐसे प्रोसेसिंग प्लांट लगा सकें जहाँ पे सीड की प्रोसेसिंग ब्लॉक लेवल पर हो सके या डिस्ट्रिक्ट लेवल पर हो सके। ठीक है। या कुछ ऐसे विलेजेस को जोड़ के जहाँ पे सीड प्रोडक्शन का ही काम हो, तो वो मेरे विचार से एक कंसेप्ट बहुत अच्छा होगा। और ऐसा हमारे देश में काम हुआ भी है, विशेषकर पल्सेस में जब हमने पिछले दिनों कुछ हमारे आत्मनिर्भरता आई है, अभी हालांकि थोड़ा सा इंपोर्ट करते हैं हम, तो वो केवल सीड विलेज हब्स बनाने की वजह से ही हमारे अच्छी क्वालिटी के सीड पल्सेस के अंदर आए। तो ऐसी और दूसरी क्रॉप में भी सीड का हब बना के, सीड विलेज बना के या पार्टिसिपेटरी मोड पे सीड प्रोडक्शन करके, जैसे IRI भी जो सीड प्रोडक्शन का काम जो है पार्टिसिपेटरी मोड पे विलेज में जाके किसानों के साथ में मिलकर काम को करते हैं। तो इस तरीके से अच्छे बीज की गुणवत्ता वाला बीज किसानों को उपलब्ध कराया जाएगा, तो वो मेरे विचार से बहुत अच्छा कंसेप्ट रहेगा। उससे हमारी 2 चीज़ें सुनिश्चित होंगी, एक तो जो है जो ट्रू टू टाइप जो वैरायटी है वही किसानों को उपलब्ध होगी, और उसके साथ में पैकेज ऑफ प्रैक्टिस भी दिए जाएंगे, तो उसको फॉलो करेंगे तो अच्छे ढंग से प्रोडक्शन होगा और गुणवत्तापूर्ण प्रोडक्शन होगा। तो ये मेरे विचार से एक अच्छा कंसेप्ट है सीड को लेकर, चाहे वो ग्रामीण महिलाएं हैं चाहे ग्रामीण यूथ है, वो उसमें इन्वॉल्व होगा तो अच्छा हमारे रिजल्ट आएंगे। तीनों ही खास मेहमान हमारे साथ जुड़े। हालांकि प्रोफेसर स्वामीनाथन के ऊपर पे कहने के लिए बहुत कुछ है और सीखने के लिए भी बहुत कुछ है कि आने वाले 10 साल भारत की एग्रीकल्चर के 10 साल हैं और इसके अंदर में नव युवाओं का कंट्रीब्यूशन बढ़ने जा रहा है, और जो आप वैज्ञानिकों का जो कंट्रीब्यूशन है उसने एक रास्ता युवाओं को जरूर दिखाया है। तो एक बार फिर से आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। और इस प्रोग्राम को मैं इन लाइंस के साथ में खत्म करना चाहूंगा। बीज बोता है उम्मीदों का, बीज बोता है उम्मीदों का, फसल काटता है सपनों की। खुद भूखा रहकर पेट भरता है पूरे देशवासियों का, विश्व का। जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान और जय अनुसंधान। आज इन सभी को हमारा बहुत बहुत नमन, नमस्कार। टैक्स टाइमली, ये तना छेदक और